अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 3 नवंबर 2019। आज जो आपसे मैं डॉन का एडिटोरियल उर्दू तर्जुमे के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है टेररिज्म रीडिफाइंड। अब इस एडिटोरियल को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूँ। एक्चुअली हमारे इधर जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो ट्राई होते हैं हमारे पास एंटी टेररिज्म कोड में ATA, और ये होते हैं ATA एक्ट हमारा था, एंटी टेररिज्म एक्ट हमारे पास आया था, तो उसके तहत ट्राई होते हैं। तो उस हवाले से ये हमारे जो हैं चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, तो उन्होंने जो है वो इस बारे में बात की है कि किस तरह ये है टेररिज्म, उसको हमने बड़ा वीगली डिफ़ाइन किया हुआ है, प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। तो उसका जो मेन मकसद था, क्योंकि स्पेशल लॉ है हमारे पास एंटी टेररिज्म एक्ट, तो उसका मकसद ये था कि सिर्फ वो ऑफेंसेस ट्राई किए जाएँ जो वाकई इस ज़ुमरे में आते हैं। तो उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो जो मेन मकसद था स्पेशल लॉ बनाने का उसको पूरा किया जा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। अब इसमें सवाल पूछ रहे हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेररिज्म। कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? अच्छा, और एक बात ये कहनी थी, इसका जो आप PDF है वो मैं लिंक दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वोकैबुलरी शीट का, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी आप टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, वहाँ वो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स के नाम से ही है। अच्छा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेररिज्म, उन्हें का कॉन्स्टिट्यूट होता है कोई चीज़, किसी क्या चीज़ मिल के बनी है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूट्स है कंपोज, कंप्राइज, फॉर्म, मेकअप, और आगे आ रहा है हमारे पास टेररिज्म, कि टेररिज्म किस चीज़ से मिल के बनी है। तो टेररिज्म हमारे पास क्या आया था, ये मैंने डेफिनेशन ली है US कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन की, और वो किस तरह टेररिज्म को डिफाइन करते हैं कि अनलॉफुल यूज़ ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, जहां आप जो लॉफुल नहीं है इलीगली तौर पे फोर्स यूज़ करो या वायलेंस तशद्दुद करो अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी आप ये अशखास के ख़िलाफ़ भी ये वायलेंस यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ भी। और क्या करो, टू इंटिमिडेट और कोर्स, कोर्शन होता है किसी को आप फोर्सफुली किसी से आप कोई काम निकलवाओ, तो वो होता है कोर्स। और या उसे कोर्स करो, कोर्स है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को भी कर सकते हो, सिविलियन पॉपुलेशन को भी कर सकते हो, और एनी सेगमेंट देयर ऑफ, और दूसरे पॉपुलेशन पे सेगमेंट ऑफ पीपल उन्हें भी कर सकते हो इन फर्दरेंस ऑफ, क्या करने के लिए, पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव, जो उनसे भी आपके सियासी मकासद हैं वो पूरा करने के लिए। अगर आप किसी को फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाओ या किसी चीज़ पे कुछ मजबूर कर दो, या आप किसी तशद्दुद में इन्वॉल्व हो जाओ, तो वो आपके पास क्या है, टेररिज्म की डेफिनेशन में आ जाता है। तो ये तो वो थी डेफिनेशन टेररिज्म की, और कॉन्स्टिट्यूट से क्या मिला के बनता है। इसका जवाब किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि भाई टेररिज्म किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे प्रोवाइडेड मच नीडेड क्लैरिटी, और इस सवाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी। क्लैरिटी होती है जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत क्लियर हो, आपको बहाम ना हो उस बारे में। क्लैरिटी इज द स्टेट और मायर ऑफ बीइंग क्लियर आइदर इन अपीयरेंस, थॉट और स्टाइल, लिसिडिटी, यानी भाम ना हो, यानी कोई आपसे पूछे जी टेररिज्म क्या होता है, आप कहें ये भी होता है, ये भी है, आपको एग्जैक्ट पता हो ये चीज़ है, इसका जवाब ये है, क्लियरिटी हो आपके माइंड में, बिल्कुल कोई आपके एम्बिग्यूटी ना हो। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वेडनेसडे को इसको बिल्कुल क्लियरिटी दी हमें इस सवाल के बारे में कि टेररिज्म किस चीज़ से मिलकर बनता है, ऑन द आंसर टू व्हाट हैज़ प्रूव टू बी। और जो कि ये सवाल जो है कि टेररिज्म क्या होता है, इट हैज़ प्रूव टू बी, यानी कि ये साबित हुआ है। कॉनन्ड्रम, कॉनन्ड्रम क्या होता है? कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, जो एक सवाल जो बड़ा मुश्किल हो लोगों को जवाब देना है, क्योंकि वैसे देखें इसके सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आ जाता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेक्स्ड क्वेश्चन, डिफिकल्टी, क्वांड्री, डायलेमा, पजल, एनिग्मा, मिस्ट्री, पोजर, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब वैसे टेररिज्म देखें बड़ा आसान होता है, बंदा डिफाइन कर देता है, लेकिन जब आपको उसमें वो करना हो ना, बिल्कुल एक पिन पॉइंट करके क्लियरली आपने बताना हो कि भाई ये क्या चीज़ होती है, तो इस तरह तो देखें अगर हर चीज़ ही हम ये एक्सटॉर्शन, रॉबरी, हर चीज़ें ही अगर हम इसको इसमें ले आएँ टेररिज्म के साथ ही हम इसको मिला दें, तो फिर स्पेशल एक्ट बनाने की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का आंसर दिया जो कि साबित हुआ था, कॉनन्ड्रम साबित हुआ था, यानी कि एक बड़ा मुश्किल सवाल साबित हुआ था कि इनके लिए इवन फॉर मैनी लीगल एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा आम लोगों को तो छोड़ें, इवन फॉर मैनी लीगल एक्सपर्ट्स, यानी कि जितने भी हमारे पास लॉयर्स और जितने लीगल फ्रेटर्निटी के लोग थे, उन लोगों के लिए भी ये सवाल बड़ा मुश्किल था कि उसको डिफाइन कर सकेंगे कि टेररिज्म किस चीज़ से मिलकर बनता है। और ये इन्होंने किस चीज़ में इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी, ये आसिफ सईद खोसा साहब ने, चीफ जस्टिस जो हैं, इन्होंने इन 59 पेज जजमेंट ऑथर्ड बाय, यानी कि ये फैसला
जजमेंट किसने लिखी थी? ये लिखी थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने। दिस 7-member बेंच नॉट ओनली हेल्ड द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, और उसमें उन्होंने कहा 7-member बेंच था, यानी कि 7 लोगों ने उसमें फैसला दिया था। नॉट ओनली हेल्ड द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन द एंटी टेररिज्म एक्ट, उन्होंने कहा जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट में जो डेफिनेशन है टेररिज्म की एज बीइंग ओवरली ब्रॉड, उन्होंने कहा वो बहुत ब्रॉड है। क्योंकि देखें मकसद ये होता है कि आप उसको बिल्कुल पिन पॉइंट कर दो, कोई जुर्म आपको जी ये जुर्म हुआ है तो ये डायरेक्ट इस पे सेक्शन लगेगा, ये चीज़ डायरेक्ट लगेगी हमारे पास इसके ऊपर। अब कोई चीज़ हो रही हो, क्योंकि जुर्म तो बहुत तरह के होते हैं, हम कहें नहीं ये चीज़ भी इसमें आ सकती है, नहीं शायद इसमें ATA के तहत तो हो, या नहीं ये शायद CRPC के तहत हमारे पास आए, तो उन्हें कहा वहाँ पे जो है इसको हमने बहुत ब्रॉड कर दिया। तो हमेशा इसको नैरो होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये जुर्म हुआ है, ये इसकी सज़ा है, ये इसको किस कोर्ट में ट्राई होना है। तो उन्होंने कहा ये हमने बहुत ब्रॉड रखा हुआ है इसकी टेररिज्म की डेफिनेशन को, समथिंग दैट हैज़ रिपीटेडली बीन पॉइंटेड आउट। और उनको ये आज नहीं, वो पहले भी बहुत दफ़ा किया है, इसको पॉइंट आउट किया है, यानी ये बताया गया है कि भाई ये इसको बड़ा इसको ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, तो इसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत है इसकी डेफिनेशन को। बट ऑल्सो दैट द कोर्ट्स हैव नॉट ऑलवेज इंटरप्रेटेड द ATA करेक्टली, और लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट्स ने जो ATA को, जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसको करेक्टली इंटरप्रेट नहीं किया, क्योंकि जो हमारा कोर्ट्स होते हैं उनका काम यही होता है कि उसकी कानून जो बन जाता है उसकी तशरीह करना। तो उन्होंने कहा जो कानून बना हुआ है हमारे पास एंटी टेररिज्म एक्ट, और उसमें जो टेररिज्म की डेफिनेशन है उसको भी अप्लाई करने में, उसकी तशरीह करने में बाज़ बार नाकाम हो जाती है कौन? कोर्ट्स। आगे चलते हैं। इनफैक्ट द वर्डिक्ट एक्नॉलेजेस, उन्होंने कहा ये फैसला आया, वर्डिक्ट क्या होता है? फैसला। इनफैक्ट जो फैसला आया है, वर्डिक्ट एक्नॉलेजेस दैट थ्रू द कोर्स ऑफ द वेरियस अमेंडमेंट्स टू द लॉ, उन्होंने कहा जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्योंकि अब वक्तन फ़वक्तन क्या हम अमेंडमेंट्स देखते रहते हैं लॉ में, कोई भी नई चीज़ आती है, क्योंकि लॉ जो है ज़ाहिर है एक हमारे पास स्टैगनेट एक जैसा नहीं हो सकता, जो जिस तरह हालात वाक़यात तब्दील होते रहते हैं, तो हम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद जो है वो लॉ में तब्दीली आती रहती है, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप चेंज करते रहते हो, उन्होंने कहा जो चेंज आते रहते हैं हमारे पास लॉ में। पार्लियामेंट हैज़ अराइव्ड एट अ डेफिनेशन क्लोज टू द इंटरनेशनल परसेप्शन ऑफ टेररिज्म, उन्होंने कहा पार्लियामेंट ने क्या डेफिनेशन इसकी यहाँ पे वो ले आए हैं जो बिल्कुल क्लोज है किसके? इंटरनेशनल परसेप्शन, जो कि इंटरनेशनली जिसको रिकगनाइज किया जाता है कि टेररिज्म क्या है, दैट इट इज़ और वो वहाँ पे क्या ये परसेप्शन है टेररिज्म के हवाले से? इट इज़ स्पीशीज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर यूजुअल एंड प्राइवेट क्राइम्स, उनका ये बहुत फ़र्क है, आप जितने भी यूजुअल और अदर प्राइवेट क्राइम्स हैं उसको आप उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नहीं शामिल कर सकते। हाउसओवर हीनियस और ग्रूसमली एग्जीक्यूटेड, उनका वो चाहे जितने भी ख़तरनाक क्राइम हो और बड़े ग्रूसमली एग्जीक्यूटेड होते हैं, आप बिल्कुल जिस तरह अगर हम आपने सुना होगा जिस वायत है जी लर्जा खेज़ वारदात, बड़ी आप सफाकी से किसी को मार वो कर दो, कोई जुर्म करो आप, तो उन्होंने कहा चाहे बेशक जिस तरह मर्जी आप कह लें कि जिस तरीके से भी ये अमल किया गया हो इसका क्राइम का, लेकिन उन्होंने कहा हर चीज़ जो है वो आपकी उसमें नहीं आती टेररिज्म की डेफिनेशन में। और वर्डिक्ट सेज डैट, उनका फैसले में ये भी कहा गया एज पर द ATA इन इट्स प्रेजेंट आइटरेशन टेररिज्म, अब उसमें जो वहाँ पे ATA में हमारे पास टेररिज्म है उसकी क्या डेफिनेशन है अभी मौजूदा? टेररिज्म इज़ अ क्राइम, उन्होंने कहा वहाँ पे क्राइम है विद द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ डिस्टेबलाइजिंग सोसाइटी, उन्होंने कहा कि ऐसा क्राइम है जिसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, डिस्टेबलाइज करो सोसाइटी को, यानी कि एक जो स्टेबल होता है ना, एक बिल्कुल आप एक जगह जिस तरह स्टेबल है तो आप बिल्कुल गैर मुतवाज़न कर दो सोसाइटी को, डिस्टेबलाइजिंग सोसाइटी, और द गवर्नमेंट या हुकूमत को आप बिल्कुल उसको स्टेबल ना रहने दो, आप उसको सही तरीके से काम ना करने दो, विद अ व्यू टू, और क्या उसका मकसद हो, विद अ व्यू टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स विच आर पॉलिटिकल इन द एक्सटेंडेड सेंस ऑफ द वर्ड, और उसका मकसद क्या हो कि आप अपने अचीव कर सको, हासिल कर सको क्या ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके मकासद हैं, विच आर पॉलिटिकल इन दी एक्सटेंडेड सेंस ऑफ द वर्ड, और ज़्यादा क्या है वो आपके सियासी मकासद हों, तो ये आपका उसमें हो। तो हमारा क्या होता है, चीफ जस्टिस का कहना था कि हर चीज़ को हम इसमें ATA में लाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। Thus, the motive or mens rea rather than the fallout or potential fallout is critical to determining whether an act constitutes terrorism. मेन चीज़ उन्होंने ये बात की कि जितने भी हमारे पास ये आते हैं ना क्रिमिनल ऑफेंसेस, हमारे पास मेंस रिया ये टर्म है, लीगल टर्मिनोलॉजी है, इसको पहले मैं देख लेते हैं। मेंस रिया हमारे पास आता है, मेंस रिया रेफर्स टू क्रिमिनल इंटेंट, उन्होंने कहा कि आपकी इंटेंशन थी कि नहीं,
तो मेन चीज़ जब भी इसमें ट्रायल हो रहा होता है हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंसेस का, तो उसमें पहली चीज़ आपने ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो प्रूव करनी होती है वो ये होती है कि क्या ये जुर्म किया गया है गिल्टी माइंड के साथ किया गया है, गिल्टी इंटेंशन के साथ किया गया है, ये बंदा कर रहा था उसकी इंटेंशन भी थी कि नहीं। ये अगर आप ना प्रूव कर सको तो ये आप नहीं कर सकते। ख़ासतौर पर ये जो होते हैं ना दूसरे हमारे पास केसेस, अगर आप ये देख लें रेवेन्यू रिलेटेड केसेस जो होते हैं उसमें अगर आप जिस तरह अगर टैक्स ना भी दो तो उसमें इतना वो नहीं होता मेंस रिया का चीज़ जो प्रूफ करना होता है ना। लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस में है, अगर आप प्रोसिक्यूशन ये साबित ना कर सके कि भाई इसने ये गिल्टी इंटेंशन के साथ किया है, तो वो बहुत चांस हो जाता है कि वही मुलजिम जो है वो बरी हो जाएगा। तो यहाँ भी ये बात करें, एस्टैब्लिशिंग द मेंस रिया ऑफ एन ऑफेंडर इज यूजुअली नेसेसरी टू प्रूव गिल्ट इन अ क्रिमिनल ट्रायल। उन्होंने कहा ये लाजमी होता है कि आप इस्टेब्लिश कर सको मेंस रिया ऑफेंडर की जानिब से जिसने जुर्म किया ऑफेंडर, तो लाजिम है अगर आपने उसको मुजरिम ठहराना है तो आप उसको साबित करो कि उसने मेंस रिया के तहत ये काम किया है। द प्रोसिक्यूशन टिपिकली मस्ट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और उसको ये प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द डिफेंडेंट कमिटेड द ऑफेंस विद अ कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि वो बिल्कुल उसको मालूम था कि वो क्या कर रहा है और वो गिल्टी इंटेंशन के साथ उसने ये जुर्म किया है, तो तभी हम उसको कह सकते हैं कि मेंस रिया का जो एलिमेंट है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी ये कह रहे हैं दैट इज द मोटिव और मेंस रिया रादर देन द फॉल आउट। फॉल आउट क्या होता है, यानी आप किसी से जो है आप कोई आर्गूमेंट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो ये चीज़ें आप उसमें नहीं आ सकती कोरल, आप इसको टेररिज्म में नहीं लेके आ सकते। कोई किसी झगड़े की वजह से आप किसी से लड़ाई कर लो, कोई आप कोई जुर्म सरसद कर दो, तो उसमें मेन चीज़ क्या आती है, मोटिव और मेंस रिया rather than the fallout or potential fallout is critical to determining whether an act constitutes terrorism। तो यहाँ पे उन्होंने कहा मेन चीज़ जिसको इग्नोर कर दिया जाता है कि हम वो मेंस रिया नहीं देखते। अगर वो मेंस रिया है तो वो फिर हमारे पास इसमें अंडर फिर हमारे पास ATA जो है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वो टेररिज्म की डेफिनेशन में आएगा, और फिर उसको उस कानून के तहत जो है वो ट्राई करना चाहिए, ट्रायल उसका उस कानून के तहत होना चाहिए। The verdict directs the courts, वर्डिक्ट क्या है, डायरेक्शन देता है कोर्ट को कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इंक्लूडिंग द सुपीरियर कोर्ट्स इन देयर एपेलेट जुरिस्डिक्शन। और उनका उनकी ये सुपीरियर कोर्ट्स को उनकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में भी क्या डायरेक्शन देता है। एक हमारे पास होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जब पहली मरतबा केस सुना जाता है ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। आप फ़र्ज़ करें आपके पास केस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आपका कोई एक केस गया है और वहाँ आपके अगर ख़िलाफ़ हो जाता है, आप उसके बाद अपील में चले जाते हो, तो जिस तरह फ़र्ज़ करें आप बैंकिंग कोर्ट के पास केस आपका किया, आप वहाँ से केस आप हार गए, उसके बाद आप आगे चले गए वहाँ पे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे ना तो वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन होगी, यानी कि वो अपील सुन रहे होंगे, वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं सुन रहे होंगे, केस पहले सुना जा चुका है, अब वो अपनी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में कर रहे हैं। तो ये बात सारे उन्होंने डायरेक्शन दी न किनको, एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुपीरियर कोर्ट्स इन देयर एपेलेट जुरिस्डिक्शन टू रिविजिट देयर इंटरप्रिटेशन। उन्होंने कहा कि वो इंटरप्रिटेशन को रिविजिट करें, दोबारा देखें कि उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी, तशरीह की थी कानून की, क्या इन विच द शिफ्टिंग ऑफ फोकस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एक्शन टू द डिज़ाइन और पर्पस बिहाइंड द एक्शन हैड नॉट बीन नोटिस्ड। और जिसमें इस चीज़ को नोटिस नहीं लिया गया था वही मेंस रिया वाली बात के एक्शन टू द डिज़ाइन और पर्पस। उनका डिज़ाइन और पर्पस क्या था जब ये जुर्म किया गया था परपेट्रेटर की जानिब से, तो ये नोटिस नहीं किया जाता। उन्होंने का डायरेक्शन दी कि आप ये गिल्टी माइंड और ये मेंस रिया का एलिमेंट है उसको ज़रूर देखें जब आप ये इस हवाले से फ़ैसले कर रहे हो, कब, जब आप अपनी एपेलेट जुरिस्डिक्शन के तहत फ़ैसले दे रहे हों। The Supreme Court verdict has also rightly held the preamble to the ATA as being problematic because besides providing for the prevention of terrorism, sectarian violence, it broadens the scope of legislation to include the speedy trial of heinous offences. अब इन्होंने कहा ये मसला हमें डाला है, ये प्रीएम्बल होता है दिबाचा, हर एक्ट वगैरह ये होता है, अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर प्रीएम्बल लिखा होता है कि इस एक्ट का मकसद क्या है। उन्होंने कहा ये ATA हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसका अगर हम प्रीएम्बल भी देखें, दिबाचा भी देखें कि भाई इसका मकसद क्या है इस लॉ बनाने का, तो इसने भी बड़े मसाइल को जन्म दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने इसका स्कोप बड़ा ब्रॉडन कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप लॉ बनाते हो तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट कर देना चाहिए कि भाई ये जुर्म है, ये सज़ा है और आपने ये चीज़ लगनी है। अगर आप सारी चीज़ें एक ही जुर्म डालने की कोशिश करो कि आपको हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ही समझ नहीं आता इसको हम किस लॉ के तहत ट्राई करें, तो उन्होंने कहा इस दिबाचे में क्या किया गया है
प्रीफेस इसमें प्रीएम्बल में क्या किया गया है कि आपने उसका स्कोप ब्रॉडन कर दिया है, बड़ा कर दिया है टू इंक्लूड, और उसमें हमने क्या चीज़ें डाल दी हैं, स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, ये भी खतरनाक ऑफेंसेस हैं, तो हमने कहा ये भी इसका एटीए का मकसद है। अब वो बड़ी चीज़ें जो सीआरपीसी के तहत भी ट्रायल जिनका होना था, तो वो लेकिन ये चीज़ें डालने के स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, तो हम इसको उठा के किधर ले आते हैं, यहाँ पे एटीए में ले आते हैं। उन्होंने कहा ये इस प्रीएम्बल ने भी मसला क्रिएट किया है। A number of crimes, उन्होंने कहा number of crimes including extortion and kidnapping for ransom। extortion क्या होता है, आप किसी से फोर्सफुली कोई चीज़, पैसे या कोई चीज़ छीन लो तो उसको extortion बोलते हैं। उन्होंने कहा काफ़ी क्राइम्स जो हैं जैसे कि extortion है और kidnapping for ransom, कि आप किसी से अगवा बराए तावान जो होता है, mentioned in the third schedule appended to the ATA are listed as falling within the scope of the legislation। उन्होंने कहा वहाँ पे जितने भी हमारे पास जो ATA के साथ हमारे पास थर्ड स्केड्यूल हैं उसमें ये आए हुए हैं, उसमें ऑफेंसेस हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं टेररिज्म में, तो उसमें उन्होंने कहा एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग फॉर रैंसम भी उसमें आया हुआ है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द मोटिव, और उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस एक जनरल सी बात कर दी है, क्योंकि हमारे पास उसमें पीपीसी के में भी सेक्शंस मौजूद हैं एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के हवाले से। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, क्योंकि ज़ाहिर है अब एक चीज़ अगर पहले ही लॉ में हमारे पास पीपीसी तो हमारा इतना पुराना है, तकसीम से पाकिस्तान बनने से पहले का हमारे पास पीपीसी है, और ये दोनों चीज़ें उसमें मौजूद हैं, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग, और जब आप उसको इसमें शामिल कर देते हो थर्ड स्केड्यूल एटीए में, और साथ उसके विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, आप साथ क्वालिफिकेशन नहीं लगाते रिगार्डिंग द मोटिव, कि जिस तरह मोमेंसरिया वाली बात आपको मैंने बताई है कि वो बंदे का गिल्टी माइंड के साथ किया है कि नहीं, एज राइजिंग फ्रॉम अ पर्सनल डिज़ायर फॉर प्रॉफिट और वेंजेंस, या उसका वो पर्सनल डिज़ायर हो, ख्वाहिश हो, या प्रॉफिट और वेंजेंस, या उसने किसके लिए किया है, इंतकाम के लिए ये काम किया है। दैट हैज़ मेड द एटीए इनहेरेंटली सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, एंड उन्होंने कहा इसने क्या किया है, एटीए को एंटी टेररिज्म एक्ट को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बना दिया, एंड प्रेडिक्टेबली इनफ लेड टू एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बीइंग चोक्ड विद क्राइम्स। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स का मेन मकसद ही हमारे पास ये था कि स्पेशल लॉ बनाने का, कि सिर्फ यो टेररिज्म से रिलेटेड जो केसेस हैं हमारे पास, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनको ट्राई किया जाए। तो उन्होंने कहा जो इतना ज़्यादा ये ब्रॉड कर दिया गया है इसका स्कोप, इसकी वजह से टेररिज्म कोड्स बीइंग चोक्ड विद क्राइम्स, उन्होंने कहा ये चोक बिल्कुल कहते हैं ना, चोक हो गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा आप कोई पैसेज जो हो वो रुक जाए विद क्राइम्स दैट हैव नथिंग टू डू विद टेररिज्म। उन्होंने कहा इतने ज़्यादा हमारे एटीए में केसेस आ गए हैं, जो बिल्कुल इन्होंने चोक कर दिया है इंसाफ के निज़ाम को, आप कह लें, डेट हैव नथिंग टू डू विद टेररिज्म एज डिफाइंड इन द लॉ। उनका उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो क्या एटीए के तहत ट्राई हो रहे हैं। वजह क्या है कि इसमें हमारे प्रीएम्बल में हमने डेफिनेशन को इतना ज़्यादा ब्रॉड कर दिया हुआ था कि केसेस बजाय इसकी कि हमारे पास सीआरपीसी के तहत ट्राई हो रहे हो, पीपीसी के तहत हो रहे हो, वो यहाँ पे एटीए में आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिज्म, ने कहा आप फैसिलिटेटिंग किसी को आप मदद दो, ताउन दो, फैसिलिटेट करो प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिज्म, उसको आप करो, प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिज्म को आप मदद दो। द एटीएस फ्लॉड ड्राफ्टिंग, उनका एटीए की जो हमारे पास फ्लॉड होता है, जो कि गलत ड्राफ्टिंग आप कह लेंगे, गलत लॉ जो बनाया गया है, जो इसमें इन्होंने कायदा यो इतना यो ब्रॉड बना दिया है इसका स्कोप, हैज़ कॉज्ड फर्दर डिलेज। और इसने क्या किया है, उसका मेन मकसद ही ख़त्म कर दिया एटीए का कि स्पीडी ये ट्रायल किए जाएँ, क्योंकि जब आपने इतने ज़्यादा केसेस कर दिए तो आपने बिल्कुल उसको चोक कर दिया है कि अब ज़ाहिर है जो मकसद था वो उनका ख़त्म हो गया है, और इतने ज़्यादा केसेस हमारे पास एटीए के पास आ चुके हैं। तो ये इसकी रीज़न क्या है कि फ्लॉड ड्राफ्टिंग की वजह से हैज़ कॉज्ड फर्दर डिलेज इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस, उनका केसेस का फैसला करने में बड़ी ताख़ीर हो रही है इस वजह से। डेट आर क्लियरली इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल मोटिव्स, उनका वो जो केसेस जो सियासी तौर पर वो बनाए गए थे, आइडियोलॉजिकल मोटिव्स के साथ वो बनाए गए थे, तो उसको भी जब एटीए में ले आए हैं तो इस वजह से क्या हो रहा है, केस का फैसला करने में बहुत दुश्वारी हो रही है, देर लग रही है, जो वाकई जिनको एटीए के तहत ट्राई होना था। In the matter of few weeks, Supreme Court has given two significant verdicts pertaining to anti-terrorism legislation. उन्होंने कहा पिछले 2 हफ्तों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी significant यानी अहम जजमेंट्स दी हैं। वर्डिक्ट होता है जजमेंट pertaining to anti-terrorism legislation। उन्होंने कहा anti-terrorism legislation के हवाले से उन्होंने बड़ी 2 अहम जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की। द फर्स्ट laid down procedural guidelines, पहले वाला ही क्या था, उसमें procedural guideline
थी कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ट्रायल के दौरान इन ट्रायल्स कंडक्टेड बाय द ATCs, के जितने भी हमारे पास ये अगर ट्रायल हो रहा है हमारे पास ATC के तहत तो क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अमंग देम वाज दैट टेररिज्म ऑफेंसेस रिमेन नॉन कंपाउंडेबल। उसमें जो अहम चीज़ ये आई थी कि जो टेररिज्म हमारे ऑफेंसेस होते हैं वो रिमेन नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल ये होता है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई जुर्म होता है तो हमने बाद में सुनते हैं कि नहीं भाई वो जो फैमिली थी उन्होंने माफ़ कर दिया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंपाउंडेबल हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं उसमें होते हैं आर क्लासिफाइड अंडर CRPC। ये अंडर CRPC हमारे पास नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आते हैं और उसका मतलब ये होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस विच आर सीरियस इन नेचर, उनका बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। अंडर अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अ प्राइवेट पार्टी एज वेल एज द सोसाइटी बोथ आर अफेक्टेड बाय सच ऑफेंसेस। उनका ये जुर्म जो है न सिर्फ प्राइवेट पार्टी के खिलाफ होता है, स्टेट के खिलाफ भी होता है। अंडर अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नो कॉम्प्रोमाइज इज अलाउड। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, आप वो माफ़ कर नहीं सकते। जो हमने उसमें भी देखा होगा कि जी जो फैमिली है वो माफ़ कर देती है, उन्होंने कहा इसमें ऐसा नहीं होता। द फर्स्ट ले डाउन प्रोसीजर, ये प्रोसीजरल गाइडलाइंस थी, उसमें उन्होंने कहा ये जितने भी टेररिज्म ऑफेंसेस हैं वो नॉन कंपाउंडेबल हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं हो सकता है कि पार्टी ने माफ़ कर दिया मुजरिम को तो केस खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, नॉन कंपाउंडेबल है। इवन इफ द एग्रीव पार्टी पार्डन्स द परपेट्रेटर, उन्होंने कहा परपेट्रेटर होता है जुर्म करने वाला, अगर एग्रीव पार्टी जो है जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है वो माफ़ भी कर दे परपेट्रेटर को फॉर कंपाउंडेबल क्राइम साइमल्टेनियसली। उन्होंने कहा कि अगर वो माफ़ कर भी दे किस चीज़ों को इसको परपेट्रेटर को, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल में ये होता है कि वो ऐसा तस्वुर किया जाता है कि वो स्टेट के खिलाफ भी जुर्म है तो स्टेट उसको लेके आगे चलती है। तो मेन उसमें इन्होंने ये चेंज लेके आए हैं इस जजमेंट में कि उन्होंने कहा है कि जो ऑफेंसेस हैं वो क्या रहेंगे, रिमेन नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि जो प्राइवेट पार्टी है वो परपेट्रेटर को माफ़ करके केस को ख़त्म नहीं कर सकती। और आगे इसमें कह रहे हैं टेकन टुगेदर बोथ जजमेंट्स हैव रैशनलाइज्ड अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उन्होंने कहा ये जजमेंट्स ने बड़ा इसको रैशनलाइज कर दिया, हमारे क्रिटिकल कंपोनेंट ये जिससे मिलकर बनता है, क्या चीज़ मिलकर बनता है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड हाईलाइटेड, और उसमें इशारा किया है किस तरफ वेयर वर्क नीड्स टू बी डन, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरफ काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि सबसे पहले हमें वो मेंसिया का जो एलिमेंट है वो सबसे पहले देखना चाहिए, हर क्राइम को उठा के ATA में नहीं ले जाना चाहिए, ATA के तहत ट्राई नहीं करना चाहिए। नाउ पार्लियामेंट मस्ट एक्ट ऑन द एपेक्स कोर्ट्स डायरेक्शंस टू प्रून द ATA। उन्होंने कहा पार्लियामेंट को अब एक्ट करना चाहिए, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट आप ला सकते हैं पार्लियामेंट वाले, उसमें पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद अमेंडमेंट हो सकती है। तो उन्होंने कहा जो भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं जिसमें उन्होंने जो भी फ्लॉज हैं वो बताए हैं कि किस तरह ये स्कोप इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया गया है हमारे पास, और उसमें प्रीएम्बल में भी मसला है हमारे पास ATA के। तो उन्होंने कहा जब कोर्ट का काम था बताना कि क्या क्या मसाइल हैं वो कोर्ट ने बता दिए, अब काम है पार्लियामेंट का कि वो इसमें किस तरह अमेंडमेंट लाते हैं और वो कोर्ट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, कोर्ट्स डायरेक्शंस टू प्रून द ATA। प्रून होता है कोई भी टू कट ऑफ डेड और अनवांटेड पार्ट्स ऑफ अ बुश और ट्री, और दूसरा इसका मीनिंग आता है टू कट आउट यूजलेस और अनवांटेड पार्ट्स एज नेसेसरी वर्ड्स इन समथिंग रिटन। उनका जब से कुछ लिखा गया उसमें अननेसेसरी चीज़ों को आप काट देते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोन। तो उन्होंने कहा अब ये पार्लियामेंट का काम है कि वो जो जिस तरह वो स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है और थोड़ी इसका स्कोप जो है वो काफ़ी ब्रॉड किया गया है, और प्रीएम्बल में भी इन्होंने एनी अदर हीनियस क्राइम्स और वगैरह लिख दी हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा अब यह पार्लियामेंट का काम है कि वो उसको प्रोन करे, यानी कि वो ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है इसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट या इनको बहुत ज़्यादा उसका सामना है, क्योंकि केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो अब यह पार्लियामेंट का काम है कि इसको कांट छांट करे कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ताकि टेररिज्म की सही उसका मेन मकसद था ये एंटी टेररिज्म एक्ट लाने का, तो उसके तहत उसके ट्रू स्पिरिट के तहत वही केसेस लाए जाएं जो टेररिज्म की डेफिनेशन में आते हैं, ताकि जो है जल्द से जल्द फैसले हो सकें और जो हमारा मेन मकसद था एंटी टेररिज्म एक्ट का यानी स्पेशल लॉ बनाने का वो पूरा हो सके। तो ये आज का एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने इसको रीडिफाइन किया था टेररिज्म को, टेररिज्म क्या है और किस तरीके से जो इसमें खामियां हैं हमारे पास लेजिस्लेशन में उसको पार्लियामेंट को दूर करना चाहिए। ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा आप जो टेलीग्राम पे है वो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल ज़रूर सर्च कीजिएगा, इसका PDF मैं वहाँ पे भी आपको दे देता हूँ वो कैबरी शीट का, तो वहाँ से ज़रूर आप डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे भी मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।